हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमकॉम इग्नू सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट MCO 1 को। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 का पार्ट 2। तो आज हम पढ़ेंगे नौकरशाही क्या होती है और मैक्स वेबर इसके बारे में क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम नौकरशाही और मैक्स वेबर के बारे में जान लेते हैं। नौकरशाही या अधिकारी तंत्र, इसे अफसरशाही भी कहा जा सकता है। तो उस अवस्था से इसका मतलब लिया जाता है जिसका पूर्ण रूपेण नियंत्रण उच्च अधिकारियों के हाथ में हो और वे इतने स्वेच्छाचारी हो जाएं कि उन्हें अधिकारियों की निंदा करते समय भी शंका और संकोच नहीं होता। नौकरशाही एक व्यंग्यात्मक शब्द है जो भ्रष्ट प्रशासन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो अगर हम कहते हैं कि भाई मान लो सरकार में उच्च अधिकारी हैं, ठीक है, तो जैसे कि पहले होता था ना कि भ्रष्ट प्रशासन है, सरकारी जो लोग हैं कहा जाता था कि वो लोग नहीं काम करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर सरकारी नौकरी में चले जाते हैं तो वो कामकाज नहीं करते हैं और अपनी इच्छा से काम करते हैं, तो इसे नौकरशाही या अधिकारी तंत्र या अफसरशाही कहा जाता है। नौकरशाही एक सामान्य उदाहरणों में सरकारी एजेंसियां, बड़े बड़े निगम और सेना शामिल है। इन संगठनों में से प्रत्येक में एक पदानुक्रमित संरचना होती है, यानी कि पद के हिसाब से उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी तक एक पद होते हैं, वो संरचना होती है। श्रम का विभाजन होता है कि किसको क्या काम कर रहे हैं। लिखित नियम होते हैं कि भाई क्या कौन से इसमें नियम लागू होंगे, कायदे कानून क्या होंगे, क्या लॉ होगा, और विनिमय और औपचारिक निर्णय लेने की क्षमता भी होती है। तो अफसर नौकरशाही में ये गुण होते हैं। अब नौकरशाही के कार्य क्या हैं? ये शासन के निर्णयों का पालन करवाना। शासन द्वारा लिए गए सभी निर्णयों का पालन नौकरशाही के माध्यम से होता है, जैसे कर वसूल करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, शासन द्वारा स्वीकृत योजनाओं को क्रियान्वित करना, शासन द्वारा पारित कानूनों का पालन करवाना आदि सभी कार्य अधिकारी तंत्र ही करता है। तो यहाँ पे सारा सरकार से लिया जा रहा है, प्रशासन से लिया जा रहा है। ये जो भी अर्थव्यवस्था है वो प्रशासनिक होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको नौकरशाही का मतलब पता चल गया होगा। इसके बारे में मैक्स वेबर ने अपने सिद्धांत दिए थे। तो मैक्स वेबर कौन थे? ये एक जर्मन समाजशास्त्री थे और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। उन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाताओं में से भी एक माना जाता है कि जो आधुनिक समाजशास्त्र है ना, इसके जन्मदाता हैं ये। मैक्स वेबर नौकरशाही को व्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रथम जर्मन समाजशास्त्री थे। इन्होंने सैद्धांतिक ढांचे के रूप में नौकरशाही का अध्ययन किया था। तो अब हमें पता चल गया है। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है, नौकरशाही से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्या आप इस विचारधारा से सहमत हैं कि नौकरशाही संगठन की कार्यकुशलता को बढ़ाती है? अगर हैं सहमत तो अपने मत में पक्ष में दलीलें दीजिए, ठीक है। तो बेशक हमने भी पढ़ा था कि नौकरशाही का मतलब होता है कि भ्रष्ट प्रशासन, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर प्रशासन अपना काम तरीके से करे तो नौकरशाही बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सबको अपने कार्य पता होते हैं, कायदे पता होते हैं, कानून पता होते हैं। ये भी पता होता है कि उन्हें कौन से अधिकार दिए जाएंगे और उनको कौन से उत्तरदायित्व निभाने हैं। तो आंसर शुरू करते हैं। प्रशासन के क्लासिकल दृष्टिकोण में नौकरशाही के वेबरिन मॉडल को प्रमुख स्थान प्राप्त है। मैक्स वेबर नौकरशाही का अध्ययन प्रणालीबद्ध तरीके से करने वाले प्रथम चिंतक हैं। उन्होंने नौकरशाही समझने के लिए सैद्धांतिक ढांचा और आधार प्रदान किया था। नौकरशाही विषय में अनेक आधुनिक लेखकों को भी प्रभावित किया था, ठीक है। ऐसे कैसे इसे देख लेना, पढ़ लेना। वेबर ने नौकरशाही की परिभाषा नहीं दी, उन्होंने केवल इसको नियुक्त अधिकारियों के प्रशासनिक निकाय के रूप में ही वर्णित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने इसकी विशेषताओं का भी वर्णन किया था कि नौकरशाही की क्या विशेषताएं हैं। नौकरशाही में निर्वाचितों को छोड़कर स्पष्ट रूप से नियुक्त अधिकारी सम्मिलित होते हैं। तो निर्वाचित तो होते हैं ना, जैसे कि वो जो निर्वाचन किया जाता है, जैसे नेताओं वगैरह निर्वाचित होते हैं, तो उनको छोड़ के नियुक्त अधिकारी कब होंगे? अगर सरकारी नौकरी में जाना होता है तो एक सिस्टमेटिकली वे में चलते हैं ना, प्री एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, मेंस और फिर इंटरव्यू वगैरह क्लियर करने होते हैं। एक सिस्टमेटिकली ढंग से नियुक्त किए जाते हैं अधिकारी। तो उसको उन्होंने कहा था कि नियुक्त अधिकारी हैं, यही नौकरशाही का पार्ट होते हैं। वेबर ने आधुनिक समाज में अधिकारियों के स्थान के संबंध में बहुत कुछ लिखा। उन्होंने इसमें सामाजिक भूमिका का लगातार बढ़ता हुआ महत्व भी बताया। प्राधिकार के संबंध में वेबर ने नौकरशाही का वर्गीकरण इस प्रकार किया। पहली बात, एक तो परंपरागत अनुवांशिक नौकरशाही, जैसे कि राजा का बेटा फिर राजा बनेगा, ठीक है, उसके अंडर में जो उसके ऑफिसर होते हैं, जो भी उसके उसके साथ काम करते हैं, ठीक है। जैसे पहले तो राजा महाराजा होते थे, दरबारी होते थे, मंत्री वगैरह होते थे। तो एक तो अनुवांशिक, और या फिर दूसरी विधि सम्मत युक्तिमूलक नौकरशाही, जैसे कि आजकल है कि सरकारी नौकरी पानी है तो विधि सम्मत युक्तिमूलक नौकरशाही होती है, सब कुछ प्रशासन के हिसाब से चलता है, ठीक है। तब उन्होंने युक्तिमूलक नौकरशाही की कुछ विशेषताओं की पहचान भी की।
सबसे पहले उन्होंने कहा कि इसमें कामकाज का नियमित संचालन होता है, ठीक है। तो अगर मतलब ये मान के चलो कि सरकारी तंत्र है, सरकारी ढांचा है, तो इसमें कामकाज का नियमित संचालन होगा कि भाई हमें पता होता है इतने बजे से इतने बजे तक वो सरकारी ऑफिस खुले होते हैं, इतना कब उनकी छुट्टियां होती हैं, ठीक है। और जो भी काम होता है वो कंटिन्यूस और रेगुलर बेस पर किया जाता है। दूसरा है नियमानुसार कार्य संचालन, कि जो भी नियम बनाए जाते हैं प्रशासनिक एजेंसी के द्वारा, तो जो भी कार्य होते हैं उनके हिसाब से इसमें कार्य किया जाता है। इसको 3 भागों में विभेदित किया जा सकता है। नंबर 1 शक्ति और कार्य की परिभाषा, कि किसको कितनी पावर मिलेंगी, क्या क्या कार्य होंगे और क्या क्या अधिकार उनको दिए जाएंगे। तीसरा है अनिवार्यता के उपाय, कि जो भी जो अधिकार हैं वो कौन अधिकारी उनको यूज़ करेंगे, ठीक है, और किस तरह से वो उसमें कंट्रोल करेंगे अपने निम्न अधिकारियों को। अब तीसरा है पदानुक्रम, इसमें आ जाता है वही प्रॉपर टॉप लेवल से, ठीक है, टॉप लेवल से लोअर लेवल तक के जो पद होते हैं, ठीक है। तो सब ये क्लैरिकल पोस्ट हो गई, फिर उच्च अधिकारी हो गए और ये उच्चतम अधिकारी हो गए। तो इस तरह से ये बटे होते हैं। तो उच्च अधिकारियों और निम्न अधिकारियों में इनको बांटा जा सकता है। उच्च अधिकारी ऑब्जर्वेशन करते हैं और निम्न अधिकारी किसी काम के लिए अपील कर सकते हैं। फिर है सरकारी संसाधनों का प्रयोग। तो सरकारी संसाधनों का जो भी प्रयोग होगा ना, जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, रिसोर्सेज होंगे, वो सरकारी कार्यों के लिए ही किया जाएगा। उसका यूज़ अपने पर्सनल कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। इसलिए नंबर 5 में है कार्यालय निजी संपत्ति नहीं होती, ये सरकारी संपत्ति होती है और सरकारी कामकाज के लिए इसे यूज़ किया जाता है। फिर है प्रलेखों के आधार पर संचालन। जो भी प्रलेख होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, नीतियाँ होती हैं, उन्हीं के हिसाब से प्रशासन का संचालन किया जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि जो अधिकारी वर्ग है उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो व्यक्तिगत उनको स्वतंत्रता होती है। कार्यालय में जो वो काम करेंगे वो अव्यक्तित कर्तव्य का पालन करेंगे, उसमें व्यक्तिगत नहीं देखा जाएगा, वो पर्सनल तौर पर नहीं कर सकते, वो अव्यक्तित कर्तव्य का पालन करेंगे। वैसे उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। तो व्यक्तिगत कार्यों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, लेकिन अगर वो सरकारी कार्य कर रहे हैं तो अव्यक्तिगत कर्तव्यों का पालन उन्हें करना चाहिए। इसमें निजी नहीं देखना चाहिए, समाज के हिसाब से देखना चाहिए। और दूसरा है सरकारी पद पर नियुक्ति उनकी होती है, सरकारी पद मिला होता है उन्हें। और फिर ये होता है कि जो भी अधिकारी हैं ना, अपने अधिकारों को प्रयोग कर सकते हैं और अपने सरकारी कर्तव्यों का निष्पादन कर सकते हैं। फिर है व्यावसायिक योग्यता, कि उनकी नियुक्ति और कार्य का आधार उनकी व्यावसायिक योग्यता है। जितनी उनकी स्किल होगी, जितनी उनकी एजुकेशन होगी, जिस लेवल को वो पार कर चुके होंगे, उस हिसाब से उनको उनकी योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है और उसी हिसाब से उनको कार्य दिया जाता है। पूर्णकालिकता, इसमें प्रशासन कार्य पूर्णकालिक व्यवसाय है, कि अगर सरकारी नौकरी में रहते हुए आप अपना उस टाइम में अपना पर्सनल काम नहीं कर सकते, जब आपकी छुट्टी है तभी आप कर सकते हो। अदरवाइज़ ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए आप अपना पूर्णकालीन दूसरा काम कर रहे हो। पूर्ण समय आपको प्रशासनिक कार्यों के लिए देना होता है। और वेतन और पदोन्नति, सैलरी और प्रमोशंस में मिलती है। तो रेगुलर सैलरी तो मिलती है और साथ में भावी करियर में उन्हें पदोन्नति यानी कि प्रमोशन के भी आधार प्रस्तुत किए जाते हैं। और कोई अच्छा कार्य करता है कोई अधिकारी, तो उसे पुरस्कृत किया जाता है। फिर है पदानुक्रम, ये तो हमने पढ़ ही लिया कि पद के हिसाब से ही उनकी नियुक्ति होती है। और नियंत्रण और अधीनता, उच्च अधिकारी निम्न अधिकारियों पर नियंत्रण करते हैं और निम्न अधिकारी उच्च अधिकारियों के अधीन कार्य करते हैं। मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही के सिद्धांत की आवश्यकता उसके कार्यकरण में दक्षता लाने के लिए थी। अब ये था कि नौकरशाही की आवश्यकता क्यों थी, क्योंकि कार्यकरण में दक्षता लाने के लिए नौकरशाही की ज़रूरत है। क्योंकि एक सिस्टमेटिकली वे में अगर चलेंगे कि हमें पता होता है कि कौन सा काम किस डिपार्टमेंट में होगा, तो वहीं जाते हैं ना। जैसे मान लो एक गवर्नमेंट ऑफिस है, तो ये मान लो क्लैरिकल डिपार्टमेंट है, यहाँ पे और डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे हाई लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो बैठते हैं। तो अगर नीचे लेवल पे काम नहीं हो रहा तो हाई लेवल पे जाके भी उनसे अपील की जा सकती है, ठीक है। तो एक सिस्टमेटिकली वे में गवर्नमेंट ऑफिस को अगर आप देखो कभी गए हों तो पता होगा कि आपको कि किस तरह से अलग अलग सबके चैम्बर्स होते हैं और कौन सा काम कहाँ पर करना है। तो कार्यकरण में दक्षता लाने के लिए नौकरशाही की ज़रूरत होती है। वेबर के अनुसार यह दिखाने के लिए कि विशेष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि आधुनिक पूंजीवादी फैक्ट्री के लिए सैन्य अनुशासन आदर्श मॉडल है, ठीक है। तो इसी तरह सेना में भी अनुशासन होता है, ठीक है। तो जैसे होते हैं कि ऊंचे से लेकर नीचे तक अधिकार बटे होते हैं कि सेना में वायुसेना हो है या आर्मी है या नेवी है, तो इसमें भी सारा अनुशासन का पालन किया जाता है। तो इन्होंने कहा है कि वेबर का प्रतिपादित संगठन का सर्वाधिक विकसित रूप है नौकरशाही सिद्धांत, प्रूशियन सैन्य बलों में विकसित किया गया था। आधुनिक संस्कृति की विशेषता तथा तकनीकी तथा आर्थिक आधार की स्पष्टता के लिए परिणामों की परिकल्पना की आवश्यकता होती है कि इसको जो रिजल्ट्स हैं उनको हम कैलकुलेट कर पाएँ।
नौकरशाही आज मुख्यतः पूंजीवादी बाजार की अर्थव्यवस्था है, तो नौकरशाही बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए स्पष्ट रूप से निरंतर और यथासंभव शीघ्र गति से प्रशासन के सरकारी कार्य की आवश्यकता होती है। नौकरशाही प्रशासनिक कार्यकरण के विशेषता के सिद्धांत का शुद्ध विचार विमर्श की संभावना प्रस्तुत करता है। तो नौकरशाही जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है ना, तो उसमें विशेषता का सिद्धांत, जैसे आजकल सभी सरकारी कामकाज बहुत तरीके से होता है, काफ़ी चेंजेस हो गए हैं हमारे इंडिया में भी, ठीक है। तो जो इसमें होता है कि अगर एक सिस्टमेटिकली हर ऑफिसर अपना काम तरीके से करे, हर कर्मचारी अपने काम को अच्छी तरह से निभाए, तो ये जो नौकरशाही की जो सिद्धांत है, तंत्र है, बहुत अच्छी तरीके से चल पाएगा। तो कहा जा सकता है कि वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मांगों की प्रतिक्रिया है और इसके लिए दक्ष प्रशासन अपेक्षित है, क्योंकि जो प्रशासन है वो अपने कार्य में दक्ष हो, पूरी कुशलता के साथ कार्य करे। तो नौकरशाही के वेबरियन मॉडल में महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित हैं। एक तो अव्यक्तिगत आदेश, ठीक है, व्यक्तिगत नहीं होगा, अव्यक्तिगत होगा, तो इसमें अव्यक्तिगत कार्य का निष्पादन भी होगा और जो निम्न अधिकारी हैं वो उच्च अधिकारियों की बातों का अनुसरण करेंगे। फिर नियमों का भी बहुत अधिक महत्व है, जो भी नियम बनाए जाते हैं उनको फॉलो करना होता है। क्षमता का क्षेत्र भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कार्य का विभाजन अलग अलग अधिकारियों का उनके योग्यता के हिसाब से दिया जाता है, तो क्षमता का क्षेत्र भी अलग अलग होता है। पदानुक्रम होता है, हाई लेवल से लो लेवल या लो लेवल से हाई लेवल, तो ये एक पद के अनुसार से ही सब कार्य करते हैं। फिर है व्यक्तिगत और सार्वजनिक उद्देश्यों का पृथक्करण, कि जो व्यक्तिगत कार्य हैं और सार्वजनिक कार्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको अलग अलग किया जा सके। तो इसमें व्यक्तिगत उपयोग वर्जित होता है। पद अधिकारी अपने पद का उपयोग अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो सरकारी ऑफिसर है, तो अपने पद का उपयोग उसे सरकारी कामकाज के लिए ही करना चाहिए। और जो सरकारी संपत्ति है उसका भी अपना पर्सनल कार्यों के लिए यूज़ नहीं कर सकता, और जो उत्तरदायित्व है उसे कार्यालय की संपत्ति के प्रति उत्तरदायित्व उसका होता है। साथ ही इसमें लिखित दस्तावेज होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्रशासनिक कार्य, नियम, कायदे, कानून सब लिखित रूप से होते हैं। और इसका क्या फ़ायदा होता है कि एक तो लोगों के प्रति प्रशासन में उत्तरदायित्व लाना, और भावी कार्यवाही के लिए अगर कोई भी भावी कार्यवाही करनी है तो हमारे पास मौखिक रूप से काम नहीं चलता, लिखित दस्तावेज होने चाहिए। फिर है एक तंत्री प्रारूप, कि इसमें जो नौकरशाही के सिवाय किसी अन्य संगठन में इसका निष्पादन नहीं किया जा सकता। अगर जो नौकरशाही है जिस संगठन में आप कर रहे हो वहीं पर इसका यूज़ करोगे। वेबर के अनुसार आज सामूहिक प्रशासन की आवश्यकताओं के लिए नौकरशाही पूरी तरह अपरिहार्य है, यानी कि बहुत ज़रूरी है। यह प्रशासनिक क्षेत्र में नौकरशाही और काल अनुरागी के मध्य एकमात्र विकल्प है, जो आजकल समय चल रहा है, ठीक है, जो काल चल रहा है, और नौकरशाही है प्रशासनिक क्षेत्र में, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नौकरशाही है, प्रशासन है। अगर सबके काम डिवाइड होंगे, सबको अपनी योग्यता पता होगी, उसके हिसाब से उनको काम मिला होगा, अपने अधिकार होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तभी प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से चलता है। इस प्रकार युक्तिमूलक नौकरशाही तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ और दक्षता की उच्च कोटि को प्राप्त करने में सक्षम है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है ख़त्म। नौकरशाही के बारे में हमने पढ़ लिया, मैक्स वेबर के क्या विचार थे। अगला क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। और इसमें जो सेकेंड यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। सेकंड चैप्टर में से जो हमें पेपर में 7 क्वेश्चन करने होते हैं, उनमें से एक तो आते ही आता है, कई बार 2 भी आ जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत तरह के हम सिद्धांत पढ़ेंगे, क्लासिकल सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत इत्यादि। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।